Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Here we have lecture number 3 of statistical mechanics. We will talk about two objectives I set here. First one is concept of heat. What is heat concept? And further we will discuss about what is path dependent function. यानी कि जो पैथ डिपेंडेंट फंक्शन है वो क्या होता है, क्या इसके कंसेप्ट है, किस तरह इसकी वर्किंग होती है। हीट के कंसेप्ट को देखेंगे कि असल में जो हीट का वो कंसेप्ट क्या है और हमारे जहनों में जो कंसेप्ट क्या होता है वो क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ हीट से। तो हीट इज़ डिफाइंड एज एनर्जी इन ट्रांजिट, यानी कि हम हीट को डिफाइन करते हैं, ये एक एनर्जी की फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्पीक ऑफ वर्क इन अ बॉडी, वर्क इन अ बॉडी हो रहा हो। अब यहाँ पे ये दो ना, इस स्टेटमेंट में ये दो पॉइंट्स हैं। एक ये इट इज़ आल्सो नॉट पॉसिबल टू स्पीक ऑफ हीट इन अ बॉडी। हाँ, अगर हीट है किसी भी बॉडी के अंदर, हम उससे भी ये नहीं कह सकते कि ये हीट है, ठीक है। यानी कि अगर किसी भी सिस्टम को, किसी भी मेटल को अगर हम थोड़ा सा हॉट कर दें, ठीक है, उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से इंक्रीज़ हो जाएगा तो उसके अंदर हीट आ जाएगी। लेकिन एक्चुअली अगर हम देखें थर्मोडायनेमिकली सेंस में तो हम उसे हीट नहीं कह सकते। तो वर्क इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर वर्क हो रहा हो, ठीक है। अगर हम कोई भी एक सिस्टम ले लें तो इस सिस्टम के अंदर वर्क हो रहा है, इसके ऊपर वर्क हो रहा है, इसके अंदर वर्क हो रहा है, ठीक है। तो हम हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है इन दोनों के दरमियान। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये हीट है। वर्क इज़ आइदर डन ऑन अ बॉडी और बाय अ बॉडी। सिमिलरली हीट कैन फ्लो फ्रॉम अ बॉडी और टू बॉडी। अब इसकी क्या इसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब मेरे पास एक बॉल है और यहाँ पे ये वॉल है, ठीक है। ये बॉल है और ये वॉल है। तो अगर मैं इसको इसके ऊपर पुश करता हूँ, इसके ऊपर ज़ोर से फेंकता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, यानी कि मैंने उसको एनर्जी दी, उसने वर्क डन किया। वर्क डन क्या हुआ, उसने कुछ डिस्टेंस कवर करके इस दीवार को हिट किया। हिट करने के हिट किया तो उसको बैक रिस्पॉन्स में जो फोर्स मिली, यानी कि जो उसके इनवर्स में जो फोर्स मिली है, तो क्या हुआ, वर्क इज़ आइदर डन ऑन अ बॉडी, यानी कि बॉडी के ऊपर वर्क हुआ, इस वॉल के ऊपर वर्क हुआ, और बाय आउट बॉडी। और इस वॉल ने जो वर्क डन किया इसके रिस्पॉन्स में गेंद के ऊपर, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि बेशक जो वर्क है बॉडी कर रही है या बॉडी के ऊपर हो रहा है, तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, हमारी जो हीट है वो फ्लो हो रही है सिस्टम में। इफ़ अ बॉडी इज़ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब कॉन्सेप्ट ऑफ हीट की हम बात कर रहे थे कि हमारा ये फर्स्ट पॉइंट है। तो हीट के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए जस्ट ये स्टेटमेंट काफ़ी है, ठीक है, कि हीट वो है एनर्जी की टाइप है और हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। और हम इसको अगर हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, दो नहीं मतलब कि इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफ़िल हो रही है तो हम एक ये और ये, अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन फुलफ़िल हो रही है हम ये नहीं कहेंगे कि ये जी हीट ही है, हीट की टाइप। तो इफ़ अ बॉडी इज़ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, अब बॉडी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे है, इट हैज़ बोथ थर्मल एंड मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर एगिटेशन एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट देम। तो अब क्या है, इफ़ बॉडी इज़ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यानी कि मेरे पास कोई भी लिक्विड है, ये कंटेनर है, इसके अंदर मैंने कोई भी लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है। अब उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, हम सिर्फ कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर की। ये कंडीशन नहीं लगा रहे कि उसका वॉल्यूम भी कम हो रहा होगा, उसका जो साइज़ है वो भी कम हो रहा होगा, ज़्यादा हो रहा होगा। यानी कि वो जो दूसरी टर्म्स हैं, वॉल्यूम, साइज़, प्रेशर, हम इन चीज़ों को कंसीडर ही नहीं कर रहे अभी, सिर्फ एक कंडीशन लगाई है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो अगर इसका मैं टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूँ
कि अगर मैंने इसको 200 सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा हुआ है और कांस्टेंट, यानी कि बिल्कुल इसी 200 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटा पहले मैंने जब देखा तो ये था, और 2 घंटे बाद जब मैं इसको 1 आवर के बाद आफ्टर 1 आवर जब मैं इसको देखूंगा टेम्परेचर इसका चेक करूंगा तो भी इसका यही टेम्परेचर है, तो ठीक है, ये कांस्टेंट है। इट हैज़ बोथ, इसके जो टेम्परेचर की वजह से ना, जो मैंने इसका कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट किया हुआ है, इसके अंदर हीट है, ठीक है। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं डेफिनेटली वो उनकी थर्मल एनर्जी है, उनकी मैकेनिकल एनर्जी है ड्यू टू मॉलिकुलर एग्रीडेशन, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट दैम, यानी कि इनके मॉलिक्यूल्स की जो थर्मल और मैकेनिकल एनर्जीज हैं ये दोनों, हम इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, कि हम उनकी जो थर्मल एनर्जी है, थर्मल यानी कि जो हीट है उसको अलहदा कर दें, और वो जो मैकेनिकल एनर्जी है सिर्फ उसी की वजह से जो हमारा है वर्क डन हो रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो इन दिस केस, इस केस में क्या, वी कैन नॉट टॉक ऑफ हीट एनर्जी, हम इस केस में हीट एनर्जी पे बात नहीं करेंगे। इट मीन्स द फ्लो ऑफ हीट स्टॉप्स, द वर्ड हीट कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है। इट मीन्स का मतलब ये है कि द फ्लो ऑफ हीट स्टॉप, जो हीट का फ्लो है ना वो रुक गया। द वर्ड हीट कैन नॉट बी यूज, अब हम यहाँ पे जो हीट का जो वर्ड है ना वो यूज़ नहीं करें। इट इज़ ओनली यूज व्हेन देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन टू और मोर सिस्टम। अब पहले हमने बात की थी कि जो हीट है वो एनर्जी की टाइप है और वो ट्रांसफ़र हो सकती है, और हमने अब यहाँ पे बात की है कि इट इज़ यूज, हम इस हीट वर्ड को, ठीक है, हीट वर्ड को सिर्फ उस वक्त यूज़ करेंगे जब हमने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अपनी जो हीट है वो ट्रांसफ़र करनी है। ये ए है, बी है, यहाँ से जो है टेम्परेचर, इसके टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर हो रहा है, यानी कि हीट ट्रांसफ़र हो रही है, यानी कि यहाँ से कुछ भी जो अंदर इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनका एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हीट है, यहाँ मेरे पास ये सिस्टम है, यहाँ मेरे पास ये सिस्टम है, तो हम यहाँ पे अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ के आपस में इंटरचेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये वाकई हीट है। लेकिन अगर एक मेरे पास सिस्टम है और हीट उसमें से फ़्लो हो ही नहीं रही, जैसे हम आडियाबैटिक में बात करते हैं, आडियाबैटिक वॉल्स होती हैं, आडियाबैटिक सिस्टम होता है, ना तो उसमें हीट अंदर आ रही होती है सिस्टम के अंदर और ना ही उससे बाहर जा रही होती है, तो यहाँ पे हम जो टर्म हीट है वो यूज़ नहीं करेंगे। तो हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। कंसीडर टू सिस्टम ए एंड बी, हमारे पास अब दो सिस्टम है ए एंड बी, ठीक है। अब ये मेरे पास सिस्टम आ गया, अब ये मेरे पास सिस्टम है ए एंड बी इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद वन अनदर एंड सराउंडेड, यानी कि ये एक दूसरे के साथ भी थर्मल कॉन्टैक्ट में है और सराउंडिंग के साथ भी थर्मल कॉन्टैक्ट में है। मतलब ये हुआ कि जो ए और बी का टेम्परेचर है उन्होंने अपनी सराउंडिंग के साथ भी वही टेम्परेचर सेट ही किया हुआ है। अब इस सराउंडिंग को ये सराउंडिंग नहीं समझना कि भी जो हम नॉर्मल सराउंडिंग लेते हैं, जैसे चलते फिरते जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है। अब ये जो सिस्टम हमारे होते हैं हीट ट्रांसफ़र के लिए, ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं बॉयलर सिस्टम में। बॉयलर्स हो गए और इस तरह की जो हैवी यानी कि इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे मशीनरी यूज़ होती है वहाँ पे वहाँ जो सिस्टम होते हैं उन्होंने सराउंड किया होता है अपने आप को थर्मली सराउंडिंग के साथ बाय एडियाबैटिक वॉल्स, यानी कि अब यहाँ पे जो मेरे सिस्टम है ये एडियाबैटिक वॉल्स हैं, यानी कि ये इन दीवारों के साथ इसने अपने आप को थर्मली कांटेक्ट में स्टेबल किया हुआ है। तो अब हम चेक करना चाहें इनकी एनर्जी, तो हम कहेंगे फॉर सिस्टम ए, सिस्टम ए के लिए अगर मैं एनर्जी देखना चाहूँ कि इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, इसका वर्क डन क्या होगा, तो मैं कुछ टर्म्स को फर्जी नाम दे दूँगा। वेयर जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है Q इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस W। तो हम देख लेते हैं कि ये U2, U1, W और Q क्या है। Q इज़ द हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड, यानी कि Q हमारे पास वो एनर्जी है जो ट्रांसफ़र हुई है, यानी कि इसको हमने नेम दे दिया Q का, ठीक है। तो
U1 इज़ द इनिशियल इंटरनल एनर्जी, यानी कि इनिशियल इंटरनल एनर्जी जो उसके अंदर इनिशियली एंटर हुई थी, U1। और U2 इज़ द फाइनल इंटरनल एनर्जी, U2 फाइनल इंटरनल एनर्जी जो उसके अंदर एंटर हुई है। एंड W इज़ वर्क डन, W क्या है, वर्क डन है। वर्क डन कुछ भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये मैटर नहीं करता कि वर्क डन सिर्फ यही होगा कि सिस्टम एक जगह से चल के दूसरी जगह मूव ऑन कर देना, उसके मालिक्यूल्स में के दरमियान भी वर्क डन हो सकता है। तो अब ये हमने बात कर ली सिस्टम ए की, कि इसमें से क्यू एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है, हमने इनिशियल एनर्जी उसको दी थी 10 किलो जूल, ठीक है, और फाइनल एनर्जी हमने उसको 20 किलो जूल दी थी। तो अब ये दोनों एनर्जीज़ की हमने उसको बता दी कि ये क्वांटिटीज़ हैं और इतना वर्क डन हुआ है, इतनी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है। तो अगर मैं यही सिस्टम बी के लिए देखना चाहूँ, सिस्टम बी के लिए क्यों, क्योंकि हमने ये कहा है कि दो सिस्टम हैं, उन दोनों ने एक दूसरे के साथ, ठीक है, एक दूसरे के साथ और सराउंडिंग के साथ भी थर्मली कॉन्टैक्ट में है वो। तो सिमिलरली फॉर द सिस्टम बी, अब सिस्टम बी में क्या, हम क्या करेंगे, हम सिस्टम बी में भी बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। हम यहाँ पे क्यू लिया था तो इसको हम क्यू डैश का नाम दे देते हैं, इक्वल टू U2 डैश माइनस U1। अब U2 माइनस U1 क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू है वो 20 है और फाइनल वैल्यू है 40, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम 20 में से जो है 40 को माइनस कर दें, ठीक है ना। तो ऑलवेज़ ऐसे ही होता है कि हम बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करते हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ पे U2 माइनस U1 प्लस वर्क, अब इन दोनों को हम सम अप कर दें, 1 को और 2 को, 1 और 2 को सम अप करने के बाद क्या होगा, हमारे पास कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो ये सिंपली यहाँ पे हमने सिर्फ इनकी वैल्यूज़ लेके इनको सम अप किया हुआ है, ठीक है। अब Q प्लस Q डैश इज इक्वल टू U2 प्लस U2 डैश, यहाँ पे क्या था, इस टर्म में ये, इस टर्म में ये था कि हमने सिस्टम 1 की वैल्यू, सिस्टम 2 की वैल्यू, सिस्टम 1 का वर्क डन, सिस्टम 2 का वर्क डन सभी सेपरेट सेपरेट लिखा हुआ था। अब यहाँ पे हमने इनिशियल फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू प्लस वर्क डन, बिल्कुल बिल्कुल यही शेप बन गई है ये। बस इसमें एक चीज़ का वो इजाफा है, वो ये है कि हमने यहाँ पे दो सिस्टम्स को साथ ले लिया, ठीक है। तो आई होप कि इसकी समझ आगे होगी। तो हम प्रोसीड करते हैं फर्दर, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। तो अब हमारा पाथ डिपेंडेंट फंक्शन क्या होता है, A system can be taken from state A to state B by many ways as shown in figure, ठीक है। कहाँ है फिगर, मुझे तो नज़र नहीं आ रही। अच्छा, अब पैथ डिपेंडेंट फंक्शन क्या है, मतलब अब पैथ डिपेंडेंट इसको समझ लेते हैं, ये वर्ड क्या है। अब हमने ट्रैवल करना है, हम जी रहते हैं पाकिस्तान में, अब हमने ट्रैवल करना है लाहौर टू ISB। तो अब हमारा ये डेस्टिनेशन पॉइंट है, यानी कि हमने इस पॉइंट से जाना है इस पॉइंट पे। तो अब यहाँ से हम बाय रोड, मेन रोड भी जा सकते हैं, हम KLP से भी जा सकते हैं, हम अंदर वाले रास्ते से भी जा सकते हैं। तो जो ट्रैवलर है वो पाथ पे डिपेंड करता है कि नहीं, ठीक है ना। बात को थोड़ा सा समझना है कि अब उसके पास जाने के लिए 1 2 3 रास्ते हैं। तो हमने इन तीनों का देखना है कि भी अगर वो ट्रैक 1 से जाए, ट्रैक 2 से जाए, ट्रैक 3 से जाए, इन तीनों में सिमिलरिटीज़ हैं कि नहीं। यानी कि हमारा जो पाथ 1 है, पाथ 2 है, पाथ 3 है, वो जो ट्रैवलर है वो क्यों पाथ 2 को फॉलो करे, वो क्यों 3 को फॉलो करे, या क्यों वो 1 को फॉलो करे, आखिर उसमें ऐसा क्या है। अगर वो तीनों सेम है तो हमें तो ज़रूरत ही नहीं है उसमें कोई फाइंड करने की। तो हम इसलिए चेक करते हैं कि हमारे पास किसी भी सिस्टम पे वर्क डन करवाने के लिए, ठीक है ना। अब जैसे हमारी अगर हम मिसाल ले लें, हमारा कोई बॉयलर है, बॉयलर के अंदर ऐसी छोटी छोटी तो खैर नहीं कह सकते, बहुत बड़ी बड़ी ऐसी डकेट्स बनी होती हैं। डकेट्स आपने देखी होंगी, अगर हॉस्पिटल्स में जाएं, किसी भी वो ऐसे वेल फर्निश्ड होटल में जाएं, तो उसकी छतों के अंदर से क्या होता है
कूलिंग आ रही होती है। तो बॉयलर्स में भी इसी तरह बिल्कुल होता है, डकेट्स लगी होती हैं, उसके अंदर से जो है ना हीट फ्लो हो रही होती है। तो हम पाथ डिपेंडेंट इसलिए चेक करते हैं कि हम अगर अपने जो यहाँ से हमारी स्टीम गुजरी है, स्टीम के गुजरने के लिए 5 10 15 कई रास्ते हो सकते हैं। तो हम ये चेक करते हैं इस मेथड से कि हमें जो सबसे सूटेबल जो वे है वो कौन सा है, जिसमें हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो सके, जिसमें हमारी जो एफिशिएंसी है हीट की, हमारी स्टीम की, वो ज़्यादा से ज़्यादा है। क्योंकि स्टीम गुजर के जा रही है, ठीक है ना, तो उसकी हीट में जो है वो कमी आ रही है, ठीक है। यानी कि हर नैनो सेकेंड पे वो उसकी जो पार्टिकल्स हैं, स्टीम के पार्टिकल, उनमें जो एनर्जी थी वो कम हो रही है, क्योंकि उसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर और है, उसके अंदर का टेम्परेचर और है। तो खैर ये बस समझाने के लिए था। तो हम चलते हैं। अ सिस्टम कैन बी टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी। अगर हमने किसी भी सिस्टम को अपने से स्टेट ए से बी तक लेके जाना है, यानी कि मिसाल लेते हैं, हमने अपनी स्टीम का फ्लो करवाना है किसी भी डक्किड के अंदर, तो बाय मैनी वेज उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट और स्टेट ए एंड बी पी वन एंड पी वी वन, यानी कि पी वन उसका प्रेशर हो गया, वी वन उसका वॉल्यूम हो गया, एंड बी हम ले लेते हैं बी पॉइंट पे, यानी कि हमने ए से जाना है बी पे। तो अब स्टीम फ्लो कर रही है, यानी कि लिक्विड है, तो उसके लिए हम प्रेशर लेंगे, ठीक है, और वॉल्यूम लेंगे, क्योंकि डेफिनेटली उसका वॉल्यूम होगा, प्रेशर होगा कि भी कितने प्रेशर से उसको हमने कितनी एनर्जी दी है और वो कितने प्रेशर से मूव हुई है। तो B2 के लिए हम P2 V2 ले लेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, अगर हम पॉइंट ए से स्टार्ट करें, द प्रेशर इज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज फ्रॉम P1 टू P2 अलोंग द कर्व ए बी। अब कर्व जो ए बी है उसके अलोंग जो है हमारा वॉल्यूम वो कॉन्टिन्यूसली ऐसे डिक्लाइन की तरफ आ रहा है, बल्कि हमारा जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे हमारा प्रेशर इज़ कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज, प्रेशर हमारा कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन की तरफ आ रहा है, और वॉल्यूम जो है हमारा बढ़ रहा है, द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो अभी हम देख लेते हैं इसकी, ये अब ये देखें, अब ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है डेस्टिनेशन, यहाँ तक हमने अपनी स्टीम को लेकर आना है, यहाँ से हमने उसको पुश करना है, उसको हमने एनर्जी देनी है, स्टार्ट करना है, यहाँ तक लेकर आना है। तो अब यहाँ तक आने के क्या है, ये एक पाथ है, यहाँ से ऐसे आएगा, फिर ऐसे टर्न होगा, फिर एक ये पाथ है डी, यानी कि फिर ये, और एक ये बीच वाला रास्ता है, ठीक है, ये यानी कि 3 रास्ते हो गए हैं। तो हमने ए से बी तक आना है, तो हमारे पास 3 रास्ते हैं, ठीक है। तो हमने इन तीनों को ए बी सी और डी का नेम दे दिया। ए से बी तक हमने आना है, ए पे हमारा जो प्रेशर है P1 है और V1 है और वॉल्यूम, और B2 पे हमारा प्रेशर P2 और V2 है। तो प्रेशर क्या है वो ये देखें, अब ये प्रेशर है, ये कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम क्या है वो कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहा है। तो ये E और F हमने इसको नाम दिया है, V1 है, ये V2 है। तो ये E और F क्यों है ये भी मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो अब ये मैं यहाँ से इसको आई थिंक हमने कर लिया है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करें फ्रॉम पॉइंट ए, द वॉल्यूम V1 इज केप्ट कांस्टेंट, ये हमारा पॉइंट 2 है, इसको हम ज़रा देख लें। ए बी सो डेट वॉल्यूम इंक्रीज फ्रॉम V1 टू, द वर्क डन बाय द सिस्टम इज गिवन बाय। अब जो वर्क डन हुआ है सिस्टम की वजह से, सिस्टम क्या है हमारा, स्टीम है, उसकी वजह से हमारा वर्क डन क्या हुआ है कि स्टीम जहाँ से गुजर के गई है उसने क्या किया है, उसने उस यानी कि उसके जो अंडर रीजन आया उसको हॉट कर दिया, ठीक है। यानी कि उसका पहले टेम्परेचर अगर 150 फ़ारेनहाइट था, तो जहाँ से स्टीम गुजर गई है उसने 500 कर दिया, यानी कि उसका इतना टेम्परेचर कर दिया। तो अब ये तो हमारा यानी कि एक अंदाज़ा है ना, तो हम इसके प्रिसाइजली अगर इसमें चेन चेक करना चाहे कि वर्क डन क्या हुआ, तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो हमारा एरिया क्या है, A B F E, ठीक है, अभी मैंने वहाँ पे दिखाया
ABFE हमारा एरिया है और हमने क्या किया है PdV प्रेशर जो कि हमारा कांस्टेंट है और DV वॉल्यूम जो है हमारा वो चेंज हो रहा है। तो हमने क्या किया उसका इंटीग्रल ले लिया V1 से V2 तक, ये हमारा वर्क डन है। तो अब हमारा जो पॉइंट है कंसर्निंग वो ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, हमने पॉइंट ए से स्टार्ट करना है, द वॉल्यूम वी इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, पॉइंट जो ए से हमने स्टार्ट करना है, हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट जा रहा है फ्रॉम ए टू डी। ठीक है यार, अच्छा अब हमने क्या करना है कि पॉइंट ए से स्टार्ट करना है और हमने इसको ले जाना है अपने सिस्टम को कहाँ पे, V1 इज़ केप्ट कांस्टेंट, यानी कि ये देखें अब हमारा V1 कांस्टेंट है, ये V1 हमारा क्या है, ये V1 हमारा कांस्टेंट है और हम मूव कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, द वॉल्यूम V इज़ केप्ट कांस्टेंट फ्रॉम A टू D। A टू D ये देखें A टू D हमारा जो वॉल्यूम है कांस्टेंट है, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आया वॉल्यूम में, सिर्फ प्रेशर में चेंज आया। द प्रेशर डिक्रीज फ्रॉम P1 टू P2, यानी कि जो प्रेशर यहाँ पे था वो जब सिस्टम ने ए से डी की तरह मूव किया, प्रेशर जो है वो डाउन हो गया। ये जो कर्व है हमें ये शो कर रही है। ठीक है, तो कर्व ये चीज़ हमें शो कर रही है कि हमारा जो पाथ है वो इस टाइम यहाँ से हो रहा है P फ्रॉम P1 टू P2 एंड देन P2 इज़ केप्ट कांस्टेंट फ्रॉम D टू B। द प्रेशर डिक्रीज फ्रॉम P1 टू P2, P1 से क्या हुआ P2 तक हमारा प्रेशर डिक्रीज हो गया, हमने देख लिया। एंड कांस्टेंट फ्रॉम D टू B, अब D से B तक अगर हम देखें जो हमारा प्रेशर है P2 वो कांस्टेंट हो गया, यानी कि A से B तक तो हमें समझ आ रही है ना कि ये हमारी कर्व है। ठीक है, अब ये कर्व जो है अगर D से B तक देखें तो हमारी ये लाइन कांस्टेंट हो गई है। द वर्क डन इज दिस इन दिस प्रोसेस अलोंग ADB पाथ गिवन बाय, अगर हम ये रीजन देखें, ये वाला रीजन ले लें। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारी एक ट्राइंगल बन जाएगी। ठीक है ना, हमारी यहाँ पे एक ट्राइंगल बन जाएगी, तो हम उस ट्राइंगल को यहाँ पे देखेंगे कि वो जो ट्राइंगल है वो किस तरह यहाँ पे वर्क कर रही है। पाथ अगर हम ए से देखें ADB, तो ये हमारी ट्राइंगल बन गई है। इस ट्राइंगल के लिए वर्क डन W2 इज इक्वल टू P2V2 माइनस V1। ठीक है, प्रेशर P2 क्योंकि इस रीजन में हमारे पास जो है वो P2 है प्रेशर और V2 माइनस V1, यानी कि ये जो प्रेशर है हमारा वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है ना, तो हमने ये ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने जी यहाँ पे इसको कर देना साइड पे और हम सिर्फ इस पे कंसर्न करेंगे अपनी इलेक्ट्रिक थ्योरी पे। तो अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, अगर हम फिर स्टार्ट करें पॉइंट ए से, द प्रेशर P1 इज़ केप्ट कांस्टेंट इन गोइंग फ्रॉम A टू C। हमारा जो प्रेशर है A से C तक, BA था CA है और ये हमारा D है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा एंड देन द वॉल्यूम V2 इज़ केप्ट कांस्टेंट फ्रॉम C टू B, और C टू B तक हमारा जो है वो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। द वर्क इन दिस प्रोसेस अलोंग द ACB, अब ACB हमने दो लेनी है ना ट्राइंगल्स, एक तो हमने ADB ले ली, ये ट्राइंगल इस तरह ले ली थी, और अब क्या करेंगे हम एक ट्राइंगल इस तरह ले लेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास ये ट्राइंगल आ गई है ACB, और इसमें क्या है हमारे पास जो वर्क डन है वो बिल्कुल ऐसी है, जहाँ पे हमने P2 की बात की थी, यहाँ पे हमारे पास P1 आ गया, V2 माइनस V1 एंड एरिया जो है हमारे पास आ रहा है ACFE, W1 इज इक्वल टू W2 W3, यानी कि जो वर्क डन है वो इक्वल है। Thus the work done depend on the path of the process when the system goes from one thermodynamic state to another। अब यहाँ पे जो हमारे पास कंक्लूजन आई है वो ये है कि अब ये हमारे पास था ग्राफ, अब ये हमारे पास पहले एक पाथ के लिए ये है, दूसरे पाथ के लिए ये है, और तीसरे पाथ के लिए हमारे पास इस तरह की कर्व आ गई थी। ठीक है, यानी कि जब वो पाथ 1 से जब गुजर के गया हमारा सिस्टम स्टीम, तो उसने इस रीजन को फॉलो किया, ऐसे था ये रीजन था। तो जब वो इस रीजन से गुजर के गया तो
ये यानी कि हमारे पास इस तरह की बन के ये रीजन आ गया। तो जब हम थर्ड पॉइंट की हमने बात की, जो शॉर्टेस्ट वे था यानी कि ए से बी जो कर्व थी वो हमारे पास ये आ रही थी। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि इन तीनों वेज में, इन तीनों ट्रैक्स पे जो हमारे सिस्टम ने, जो हम कंसिडर कर रहे थे कि स्टीम है, उसने जो फॉलो किया है, इन तीनों पाथ में डिफरेंस है। ठीक है, तो हम वही पाथ फॉलो करते हैं जो कि हमें सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट और सबसे ज़्यादा एफिशिएंट और इजी लगे टू फ्लो। तो आई होप कि इसकी समझ आई होगी। नहीं तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट्स में। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में।